तो बेटे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर आवर्त या आवर्ती का क्या मतलब होता है। यहाँ शब्द आ रहा है आवर्त वर्गीकरण या आप कह सकते हो आवर्ती वर्गीकरण। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर आवर्त का मतलब क्या है। आवर्त का मतलब होता है दोहराना, रिपीट होना, किसी भी घटना का बार बार होना कहलाता है आवर्त। ठीक है, जिसे आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते हो, आवर्त काल या आवर्त गति या आवर्ती, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो। तो आपको पता चल गया कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब क्या है। हम तत्वों के गुणों को कुछ इस तरीके से अध्ययन करेंगे कि उनके गुण दोहराए जाएंगे या उनके गुणों में कुछ विशेष संबंध होगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमें डिस्कस करना है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, कि वास्तविकता में जितने भी तत्व हैं या जितने भी तत्व पहले थे उनके वर्गीकरण की अर्थात उन्हें बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल यह है, यदि मैं आपको कहूं कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और कुल आपके पास टीचर हैं 50 और हर एक टीचर को कहा गया कि आपको एक एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना है, तो मान लो एक टीचर के पास 200 बच्चे आते हैं। ठीक है, मान लो एक टीचर के पास 200 बच्चे आते हैं, ऐसा मान लो आप। तो यदि एक टीचर के पास 200 बच्चे हैं और उन्हें 200 बच्चों को उस टीचर को पूरे दिन में पढ़ाना है, तो क्या वह टीचर 200 बच्चों को अलग अलग करके पूरे दिन में पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। और शायद ऐसा होगा कि एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसे एक भी टीचर पूरे दिन में नहीं पढ़ा पाएगा। और यदि उन्हीं बच्चों को आप अलग अलग पढ़ा रहे हैं ना, कि पहले एक बच्चे को पढ़ाया आधे घंटे, फिर दूसरे को पढ़ाया, फिर तीसरे को पढ़ाया, वो पहला बच्चा जो आपने पढ़ाया वो क्लास 11th का था, दूसरा क्लास 12th का था, तीसरा क्लास 10th का था, फिर क्लास 9th का था। तो इस तरीके से यदि आप अलग अलग बच्चों को पढ़ाओगे तो पूरे दिन में आप सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। 200 बच्चों को आप दिन में नहीं पढ़ा सकते। 200 क्या, आप पूरे दिन में 50 बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया गया और सुधार ये लाया गया कि बच्चों को वर्गीकृत कर दिया गया, बच्चों को बांट दिया गया। किस हिसाब से? उनके दिमाग के लेवल के हिसाब से, उनके माइंड के लेवल के हिसाब से। जैसे कक्षा 9th के बच्चे जो होते हैं उनका माइंड का लेवल थोड़ा लो होता है और जो कक्षा 10 के बच्चे होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं। कक्षा 11 के बच्चे उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और 12 के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो हम क्या करते हैं, किसी भी विद्यालय के बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बांट देते हैं, उनके दिमाग के लेवल के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर देते हैं। अब मान लो कक्षा 9 में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो हमें पता है कि उन सभी बच्चों का दिमाग का जो लेवल है वो एक जैसा है। तो आपको उन 100 बच्चों को अलग अलग पढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप 100 बच्चों की क्लास में जाओ और एक टॉपिक लो और उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दो। तो हमें पता है कि सामने बैठे हुए बच्चों का दिमाग इतना है कि 8वीं तक का विज्ञान उन्हें आता है। जब ही तो मैं कक्षा 9 में आए हैं, 8वीं की परीक्षा तो पास करके ही आए हैं कक्षा 9 में। तो जब उन्हें 8वीं तक का विज्ञान आता है तो हम उन्हें 9वीं का जब भी विज्ञान सिखाएंगे तो उनकी समझ में आएगा। तो आप जब आधा घंटा क्लास में पढ़ा के जाओगे ना, तो आधे घंटे में क्या होगा कि आप 100 बच्चों को पढ़ा दोगे एक साथ, और फिर अगले आधे घंटे में आप पढ़ा दोगे 10वीं क्लास के 100 बच्चों को एक साथ, और अगले आधे घंटे में पढ़ा दोगे 11वीं क्लास के 100 बच्चों को एक साथ, और अगले आधे घंटे में पढ़ा दोगे आप 12वीं क्लास के 100 बच्चों को एक साथ। तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकला कि एक टीचर ने वर्गीकरण की वजह से, बच्चों को बांटने की वजह से, उनके लेवल के अकॉर्डिंग 2 घंटे में 400 बच्चे उस टीचर ने पढ़ा दिए। और यदि वो एक एक करके पढ़ाता रहता सबको, तो 2 घंटे में वो 400 बच्चों को पढ़ा देता। उन बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जिस तरह स्कूल में बच्चों को हमने बांट रखा है उनके माइंड के लेवल के हिसाब से, कक्षाओं में, क्लासेस में क्यों बांट रखा है? जिससे हम कम टाइम में ज्यादा समझा पाए, ज्यादा सिखा पाए, ज्यादा बच्चों को सिखा पाए। इसलिए
इसी तरीके से यदि हम बच्चों की जगह तत्वों की बात करें, आज के समय में लगभग 117 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और यदि मैं एक एक तत्व को बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, एक तत्व पढ़ा मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, उपयोग क्या है, पढ़ लिया सब कुछ, कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है। फिर हाइड्रोजन के बाद मैंने सोडियम पढ़ा, फिर पोटेशियम पढ़ा, फिर रुबीडियम पढ़ा, फिर सीजियम पढ़ा। तो जब मैं 7वें 8वें तत्व को पढ़ रहा हूंगा तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूंगा और पहले तत्वों को मैं भूल जाऊंगा। 118 तत्वों का अलग अलग बारी बारी से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है बेटे। इसलिए तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, आसान करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। जिस तरह बहुत सारे बच्चों को कम समय में पढ़ाने के लिए उनका वर्गीकरण करना पड़ता है, इसी प्रकार हम बहुत सारे तत्वों को आसानी से पढ़ सकें, उनका अध्ययन कर सकें, उन्हें समझ सकें, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ता है। तो यहां सीधी सी बात है, यदि कोई आपसे पूछता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों है, तो आप लिखोगे सभी तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। यानी बहुत सारे तत्वों को अलग अलग पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, उन तत्वों को अलग अलग हिस्सों में, क्लासेस में, वर्गों में, समूहों में बांट देना है। और फिर एक समूहों का जितने भी तत्व होंगे एक समूह में, उन सब का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक तत्व को पकड़ो, उसके गुण देख लो कैसे हैं, सीख लो, जैसे गुण उसके होंगे ऐसे ही गुण उसके वर्ग के और सभी तत्वों के होंगे। ठीक है। अब यहां जो है तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की या अलग अलग सिद्धांत दिए, जिनमें सबसे पहले आता है प्राउट की परिकल्पना। प्राउट एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि आप जितने भी तत्व हैं, जब प्राउट इस खोज को कर रहे थे, इस परिकल्पना को प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे 117 118 तो अब हुए तत्व। पहले एकदम थोड़ा ही इतने तत्वों की खोज हो चुकी थी, पहले तो धीरे धीरे तो तत्व बढ़े होंगे। तो प्राउट के समय में जितने भी तत्व थे, मान लो 30 थे या 20 थे, उन्होंने यूं देखा कि हर एक तत्व का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का या तो दुगना है या 3 गुना है या 4 गुना है। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक है। सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक हैं। यानी जितने भी तत्व हैं उनमें से कोई सा भी तत्व उठाओगे, उसका परमाणु भार हाइड्रोजन का क्या होगा, सरल गुणक होगा। या तो दुगना होगा, या तो 3 गुना होगा, या तो 4 गुना होगा, या तो 5 गुना होगा, जिसे आप कह सकते हो n गुना। इसे कहते हैं हम सरल गुणक होना। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होना। फिर प्राउट ने कहा क्योंकि हर एक तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक है, यानी उसका दुगना, 3 गुना, 4 गुना है। इससे प्राउट के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि जितने भी तत्व हैं वो वास्तविकता में हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर ही बने हैं। जिस तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन का दुगना है, तो प्राउट ने सोचा कि वो तत्व हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, इसलिए उसका परमाणु भार हाइड्रोजन से दुगना है। जिस तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन का 3 गुना है, प्राउट ने सोचा कि वो परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, इसलिए उसका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का 3 गुना है। जिस तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का 5 गुना था, प्राउट ने सोचा कि वो तत्व हाइड्रोजन के 5 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, इसलिए उसका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का 5 गुना है। तो प्राउट ने क्या परिकल्पना दी? प्राउट ने कहा कि सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक हैं, अतः सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बने हैं। पर बाद में पता क्या हुआ? यह हुआ, ध्यान से समझो, बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि सभी तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक नहीं होते, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार पूर्णांक में है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.000 के बाद आता है, कहीं जाके 8। तो मतलब कहने की बात यह है, जब हाइड्रोजन का परमाणु भार पूर्णांक में है तो जितने भी तत्व हैं, यदि उनके परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के दुगने, 3 गुने, 4 गुने हैं,
तो उन सभी तत्वों के परमाणु भार भी तो पूर्णांक में होने चाहिए। पर वैज्ञानिकों को क्या पता चला, परंतु बाद में पता चला कि सभी तत्वों के परमाणु भार पूर्णांकों में नहीं होते हैं। इसलिए प्राउट की परिकल्पना क्या हो गई, फेल। प्राउट ने तो सिर्फ इतनी बात बताई थी कि भाई दुनिया में जितने भी तत्व हैं ना, सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर ही बने हैं, इसलिए सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणक होते हैं। पर बाद में वैज्ञानिकों को पता चला नहीं, सभी तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक में नहीं होते, वे हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणक नहीं होते, इसलिए प्राउट की परिकल्पना फेल हो गई। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, पॉज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है।